हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, हम सभी महिलाएं कभी ना कभी एक बार ऐसे तो ज़रूर सोचते हैं, कुछ ऐसी टिप्स मिल जाते हैं जिससे हमारे घर के काम और भी आसान हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ वायरल टिप एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जो आपके घर के काम को बेहद ही आसान और इजी बना देंगी। चलिए देख लेते हैं। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। यहाँ पे लेके आई हूँ मैं कंघी को लेकर। तो जिस तरह हमारी कंघी इस तरीके से गंदी हो जाती है तो इसको बिना धुले बिना कोई मेहनत के बहुत ही अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे। तो इसको साफ़ करने के लिए मैंने बहुत ही अच्छा आपको आइडिया बताने वाली हूँ। कई बार क्या होता है कि हमारी कंघियाँ रखी रखी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और हमें टाइम नहीं मिल पाता है इनको साफ़ करने का। हम कभी क्या लेते हैं, कभी पानी से साबुन से इनको धोते हैं, लेकिन फिर भी ये अच्छे से नहीं धुल पाती है, इनकी गंदगी नहीं निकलती है। तो ये बहुत अच्छे से साफ़ करनी है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है पाउडर। आप कोई भी पाउडर ले सकते हो जो भी आपको ठीक लगे। और मैं ये पाउडर इन कंघियों के ऊपर डाल देती हूँ। तो इस तरीके से सारी कंघियों के ऊपर मैं सारा थोड़ा थोड़ा करके पाउडर डाल देती हूँ। और इसको डालने के बाद में फिर मैं लूँगी एक ब्रश। आपके पास कोई भी टीथ ब्रश होगा ख़राब, वो लीजिए और इस पर अच्छे से लगा दीजिए। और लगाने के बाद में फिर जो आपकी कंघी है उसके ऊपर, कॉम्ब के ऊपर इनको अच्छे से रगड़ देना है। तो बस इस तरीके से आपको चलाते हुए इनको रगड़ना है और आप देखेंगे थोड़ी देर में आपकी कंघी एकदम क्लीन साफ़ हो जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 5 मिनट में आपकी सारी कंघी एकदम क्लीन साफ हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने सारी कंघियों को अच्छे से रगड़ लिया है और मैं अब आपको दिखा देती हूँ इनको रब करने के बाद में इनकी कितनी अच्छे से इनकी सफाई हो गई है, एकदम से क्लीन हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरीके से मैंने सारी कंघियों को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लिया है। आप देख सकते हो पहले कितनी गंदी थी और अब ये कितने अच्छे से साफ़ हो गई है। तो सारी कंघियाँ एकदम क्लीन हो गई है। 2 से 5 मिनट लगेंगी, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं और इन्हें साफ़ बहुत अच्छे से हो जाएंगी। तो इस तरीके खजूर को लेकर, खजूर ये वाला हो या फिर ब्लैक वाला, कोई भी लाइए। फिर आप सारे खजूर को निकाल लीजिए एक बर्तन में और फिर एक एक करके इस तरीके से इनमें कट करिए और फिर इनके जो ये बीज है उनको आप निकाल लीजिए। तो इस तरीके से आप कट करके खजूर का जो सारा बीज है उसको निकाल लेंगी तो उससे क्या होगा कि आपका जो घर का काम है काफ़ी आराम होगा। जब भी आपको कोई रेसिपी में डालना होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप फटाफट निकालें और इसे कोई भी रेसिपी में आप डाल सकते हो। या फिर आपको खाना हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये कभी ख़राब नहीं होते हैं। और आपको बार बार बीज निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तब तो और भी अच्छा है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है कि इसमें बीज है, या फिर वो कभी कभी साबुत खजूर खा लेते हैं और इसकी जो बीज है वो गले में फंसने का डर रहता है। तो इसीलिए आप इनका बीज पहले से ही निकाल के रख दें। और एक बात और होती है कि कभी कभी खजूर है वो अंदर से ख़राब भी होती है, इसमें फंगस लगा होता है। इस तरीके से आप कट करके इनके सारे बीज निकालोगी तो अंदर से चेक भी हो जाएगा, इसका पता भी चल जाएगा कि आपका खजूर अंदर से सही है या ख़राब है। तो इस तरीके से आप सारे खजूर को खोल लीजिए, उनका सारा बीज निकाल कर रख दीजिए और कोई भी कंटेनर में भरकर इनको रख दीजिए। जब भी किसी को यूज करना है या खाना है तो निकाले और खा लिए। तो इससे ये होगा कि आपको भी बाकी में काम छोड़ के इसको कट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जब भी खजूर लाए इस तरीके से इनका बीज निकाल के रख दे, आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। अगली टिप देख लेते हैं, चलिए फिर। तो अगली टिप है हमारी प्याज को छीलने को लेकर। अब आप सोचेंगे कि प्याज छीलने में क्या है, प्याज को तो सभी लोग छील लेते हैं। तो एक बार मेरा तरीका देखिए, हो सका है आपसे अलग हो। सबसे पहले प्याज को इस तरीके से रखकर हम इसको दोनों तरफ से कट कर लेंगे। एक हिस्सा इधर का कट कर लेंगे और दूसरा हिस्सा इधर का कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैं दूसरा भी प्याज कट करके बता रही हूँ। एक इस इधर वाला भाग भी हमने कट कर लिया है और उधर वाला भी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको बीच से कट कर देंगे। तो बस इस तरीके से हम बीच से इसको कट करेंगे और जो ये प्याज का छिलका है इसको बहुत ही आसानी से हम निकाल देंगे। और कितनी आसानी से इसका छिलका निकल गया है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई है। तो इस तरीके से प्याज छीलना बहुत ही आसान है, फटाफट से प्याज छिल जाएगा। तो आप इस तरीके से मिनटों में ढेर सारे प्याज छील कर रख सकते हो। बस दोनों साइड से कट कीजिए और बीच से कट कीजिए, फिर छिलका निकाल लीजिए। तो हुआ ना, प्याज छीलना बहुत आसान है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप भी इस तरीके से प्याज छीलते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक कप या गिलास लेंगे। नॉर्मल साइज का जो घरों में होता है उसी साइज का आप गिलास ले लीजिए या कप ले लीजिए। अब इसमें हमें डालना है हल्का गर्म पानी। तो ये ध्यान रखना है, जैसे हम हल्का गुनगुना पानी पीने के लिए लेते हैं ऐसा ही पानी हमें लेना है। और अब हम इसमें निचोड़ देंगे आधा नींबू का रस। तो कुछ लोगों को नींबू से दिक्कत होती है तो वो आधा चौथाई भी नींबू का रस ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसमें आधा नींबू का रस डाल दिया है। तो इस तरीके से नींबू का रस इसमें हमने ऐड कर दिया है। तो अब इसमें हमें लेना है आधा चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे मैंने आधा चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा, इसे हम मीठा सोडा भी बोलते हैं। तो अब इसको मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये किसी भी जनरल स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाता है और इस तरीके के डिब्बे में भी आता है और पाउच में भी ये आता है। और अब इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो बस अब ये तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है कि
एक एक घूंट करके इसको आराम से बैठ के पीना है। तो आप इसे धीरे धीरे पीजिए, तो आप देखेंगे कि किसी के भी शरीर में गैस की प्रॉब्लम हो सारी दूर हो जाएगी। शुरुआत में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में आपको अच्छा लगेगा। चलिए देख लेते हैं अगली वाली टिप। ये है लाइटर को लेके। कई बार क्या होता है कि हम लाइटर को धो सकते हैं नहीं और ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इसे हमें कैसे साफ करेंगे बिना धुले, तो देख लेते हैं। तो हमें लेना है नींबू का छिलका, और इसमें बिल्कुल भी रस ना हो, सिर्फ हमें नींबू का छिलका लेना है और इसको इसके ऊपर अच्छे से रगड़ देना है। और हम लाइटर को बिना धुले बहुत ही अच्छे से साफ कर लेंगे, चारों तरफ से, आगे पीछे ऊपर नीचे से। कितना भी गंदा लाइटर होगा वो भी बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से आप इसको चारों तरफ से, ऊपर नीचे, साइडों में, आगे किनारों में, हर जगह रगड़ने के बाद में फिर आप क्या लीजिए कि एक कपड़ा लीजिए और उससे इसको साफ कर लीजिए। इसको बहुत ही अच्छे से आप इस तरीके से साफ कर लेंगे तो ये क्या होगा कि आपका लाइटर कितना भी पुराना हो बिल्कुल एकदम नया जैसा चमकने लगेगा और ये हर जगह से बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। तो ये देखिए ऊपर नीचे चारों तरफ से एकदम नए जैसा शाइनिंग मारने लगा है। तो जब भी आपका लाइटर खराब हो तो आप इस तरीके से उसको साफ कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ अंदर से भी गंदा है तो इस तरीके से नींबू को इसमें दीजिए और कपड़े से पूछकर अच्छे से साफ कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने देखो लाइटर को इस तरीके से साफ किया है। तो रोज रोज हम इनको साफ कर सकते नहीं, लेकिन बीच में आप एक बार जब भी हमारा नींबू का छिलका बचता है तो आप इस तरीके से साफ कर सकते हो। तो चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो यहाँ है भिंडी को लेकर नेक्स्ट वाली टिप्स। कभी कभी हम मार्केट से एकदम ताज़ी फ्रेश भिंडी लेके आते हैं, घर में 1-2 दिन के लिए रख देते हैं तो ये सॉफ्ट पड़ जाती है। जब हम सॉफ्ट पड़ी हुई भिंडी से सब्जी बनाते हैं तो कभी कभी सब्जी अच्छी नहीं बनती है हमारी। तो ये तो फिर भी थोड़ी बहुत सही है। अगर आपकी भिंडी इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है या फिर इससे भी ज़्यादा सूख गई है तो क्या करिए, तो आप इस टिप को जरूर अपनाएं। तो क्या करिए कि एक बड़ा सा बर्तन लीजिए और उसमें आप पानी डाल दीजिए और फिर जो भिंडी है उनको भी आप डाल दीजिए। तो इस तरीके से जो सारी भिंडियाँ हैं उनको आप इसमें पानी में डाल दीजिए। तो यहाँ पे सारी भिंडियाँ हमने पानी में डाल दी है और अब हम क्या करेंगे कि कुछ हम लेंगे आइस क्यूब। तो यहाँ पे मैंने आइस क्यूब ली है और उनको हम इसी में डाल देंगे। इनको हम अब 10 मिनट के लिए इसी में छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के लिए भिंडी को आइस में ही रहने देंगे। तो यहाँ पे मैं इनको 10 मिनट के लिए छोड़ दे रही हूँ। तो अब हम 10 मिनट बाद देखते हैं कि इसका आइस पिघल चुका है कि नहीं। तो यहाँ पे 10 मिनट बाद देख रहे हैं कि इसका आइस पिघल गया है और हमारी भिंडी भी एकदम बढ़िया फ्रेश हो गई है। ये देखिए एकदम टाइट ऐसे लग रहा है कि एकदम अभी तोड़ के फ्रेश भिंडियाँ लेके आए हैं। तो इस तरीके से सूखी और सॉफ्ट भिंडी को भी आप ताज़ा फ्रेश एकदम कर सकती हैं बिना एक घर में पैसा खर्च किए हुए। घर में ही बहुत अच्छे से आप भिंडियों को फ्रेश कर सकते हो और फ्री में आपकी भिंडी एकदम तैयार हो जाएगी। तो आते हैं तो पहली रोटी हम गाय के लिए बनाते हैं और पीछे की रोटी हम कुत्ते के लिए बनाते हैं। लेकिन एक रोटी और आप छोटी सी निकालिए और बहुत ही छोटी सी रोटी हो तो ये देखिए थोड़ा सा आटा लीजिए और इतनी छोटी सी रोटी आप बना दीजिए। और अब इस रोटी का हमें क्या करना है आगे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो इसे क्या करिए कि दोनों तरफ से पलटकर इसे सेक लीजिए। जैसे हम नॉर्मल रोटी सेकते हैं सेम उसी तरीके से हम इसे भी सेक लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें इसको पलट कर सेक लेनी है। तो इस तरीके से सेकने के बाद अब हमें इसका क्या करना है कि अब हम इसे इस तरीके से सेक लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से सेकने के बाद में फिर हम इसमें घी लगा देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसमें घी लगा दिया है। तो अब इसे हम गैस चूल्हे पे रख देंगे। तो ये अब क्या हो गया, ये अग्निदेव की रोटी हो गई है ये। और जब भी हम कभी खाना बनाते हैं, चावल वगैरह बनाते हैं या फिर पुराने ज़माने से चला आ रहा है, हमारी दादी नानियाँ बनाया करती थी, जैसे चावल दाल पुआ या कुछ भी बनाती थी तो वो सबसे पहले चूल्हे के पीछे एक पूरी रखती थी, पुआ रखती थी। इसी तरीके से खाना बनने के बाद भी चारों तरफ इस तरीके से घुमा के फिर चूल्हे में अग्निदेव के नाम से रखा जाता है। ये हो गई हमारी छोटी सी रोटी अग्निदेव के लिए। अगर आप चूल्हे पे बनाती है तो चूल्हे में भी आप डाल सकती हो और ये अच्छी मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। और इसके बाद आप गाय की रोटी बनाइए, परिवार की रोटी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को मानती हैं इस टिप को जरूर अपनाएं। मैंने अपनाई है तो आपके साथ शेयर कर दी है। ये काफ़ी शुभ मानी जाती है। और घर वाली टिप है मौसमी को लेके। तो यहाँ पे मार्केट सीजन फिलहाल में मौसमी का आ गया है और जब भी हम मार्केट से मौसमी ले आते हैं और इन्हें हमें छीलने में बहुत ज़्यादा झंझट लगती है, नाखून में भी दर्द होने लग जाता है। तो इसके लिए मैं बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही ईजी आइडिया बता रही हूँ। तो क्या कीजिए, सबसे पहले लीजिए नाइफ और उसको चारों तरफ से इस तरीके से गोल गोल राउंड में इसमें थोड़ा सा कट लगा दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं इसमें अच्छे से कट लगा दूंगी और इसे कट लगाने से आपको इतना आसान होगा छीलना, इसका छिलका जो निकालना बहुत ही ज़्यादा। तो अब हमें क्या लेना है, इस पर कट लगाने के बाद लेना है स्पून। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड चम्मच लिया है और इस तरीके से इसमें अंदर दे के चारों तरफ घुमाते हुए इसको अच्छे से छिलका निकाल लीजिए। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से इसका छिलका निकल जाएगा, ना ही कोई ज़्यादा झंझट होगी, ना ही आपका नाखून दर्द करेगा और आपको इसका छिलका उतारने में भी बहुत ही आसानी होगी। तो इसी तरीके से आप भी आपके घर में जब भी मौसमी लाते हो और कई बार हमको छीलने में भी दिक्कत होती है तो इस तरीके से आप इसका छिलका बहुत ही आसानी से उतार सकते हो। और ये जो छिलका है इसका भी मैं आपको बहुत ही अच्छा आगे टिप में बताने वाली हूँ कि इसको भी हम ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, इसका भी बहुत अच्छा यूज में ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आप मौसमी का छिलका निकाल कर मौसमी को बहुत ही आरामी से खा सकते हो। तो ये थी मेरी सेकंड वाली टिप्स पसंद आई हो तो जरूर एक बार ट्राई करना। चलिए फिर देख लेते हैं हम अगली वाली नेक्स्ट टिप। ये वाली टिप है पैरों के फटे हुए नाखून और एड़ियों के लिए। बिना एक पैसा खर्च किए हुए आप घर पे ही आपके पैरों को बिल्कुल बहुत अच्छा शाइनिंग और चमकदार बना सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं ये वाली टिप्स। तो यहाँ पे मैंने अपने पैरों
के लिए बहुत ही अच्छा यूज़ बता रही हूँ। आपको ज़्यादा कुछ नहीं लेना, सिर्फ एक लेमन लेना है और उसको आपको ये नहीं कि कोई आप वही ताज़ा फ्रेश लेमन लो, आप किचन में या सब्जी में डाला हुआ बचा हुआ लेमन का छिलका उसको ही यूज़ में लेना है और इसे आपको आपके पैरों पे अच्छे से रब करना है लगातार। कम से कम आपको 10 से 15 मिनट लगातार आपके पैरों पे इसको रब करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो पैरों की डलनेस है वो खत्म हो जाएगी, इनमें बहुत अच्छी शाइनिंग आने लगेगी, जो डस्ट है गंदगी सारा साफ हो जाएगा, इनका सांवला पर भी इनसे दूर हो जाएगा और नाखूनों पे रगड़ने से जो आपके फटे हुए नाखून है, कई बार क्या होता है कि हम खराब वाली नेल पेंट ले आते हैं और उनसे हमारे नाखून फटने लगते हैं, तो नेल पेंट भी आप अच्छी यूज करिए जिससे आपके नाखून न फटे। तो यहाँ पे मैं दोनों पैरों पे आपको अच्छे से रब करके दिखा दे रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको आपके पूरे पैर पे साइडों में, बैक साइड में भी चारों तरफ अच्छे से रब करना है और इसे बीच में 3 बार रब करना है पैरों पे। नींबू को सिर्फ इसमें कुछ नहीं मिलाना है, सिर्फ नींबू ही लेना है और जो ये नींबू है इसको आप चारों तरफ आपके पैरों पर रगड़िए। तो इस तरीके से मैंने लेमन को अच्छे से रब किया है पैरों पर और आगे पीछे और नाखून पे भी, और इसे रगड़ने से हमारा जो पैर है वो बहुत ही अच्छे शाइनिंग मारने लगा। कई बार क्या होता है कि फिर हम घर के कामों में इतने उलझे रहते हैं कि हम बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा कि बैठे बैठे जब भी आपको फ्री टाइम मिले तब आप इसको रब करिए, जिससे आपके पैरों की शाइनिंग बढ़ेगी, सुंदरता बढ़ेगी और खुद के ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आपको रब करना है अच्छे से और रब करके छोड़ देना है। इसको वॉश नहीं करना है, आपको जितना टाइम मिले उतनी देर आप पैरों पर छिलके को अच्छे से रब करिएगा और फिर आपके पैरों को छोड़ दीजिए। फिर आप हाथों पे ले लीजिए, वही छिलके को आप अपने हाथों पे भी अच्छे से रब करिए। हाथों की जो गंदगी है, हाथों के ऊपर जमी हुई डस्ट है, धूल है, वो निकल जाएगी और आपके हाथ भी बहुत अच्छे से शाइनिंग मारने लगेंगे। आपके उंगलियों के जो नाखून फटे होते हैं वो बिल्कुल नहीं फटेंगे। इस तरीके से आप अगर रब करोगे और इनको सिर्फ वीक में 3 बार रब करना है, 3 से 4 भी बार कर सकते हो, जितना आपके पास टाइम हो। जब भी छिलका बच जाता है सब्जी में डालने के बाद तो उस छिलके को फेंके नहीं, इस तरीके से आपके हाथों पे रब करिए और छोड़ दीजिए। यहाँ मैंने 1 घंटे ही रखा है सिर्फ आपको बताने के लिए। फिर वॉश करने के बाद में अब मैं आपको दिखा दे रही हूँ इसमें हमें और क्या लगाना है। तो यहाँ पे मैंने पैरों को साफ कर लिया और जब हमारे नाखून फटते हैं तो उसके लिए मैं नाखून और एड़ी के लिए आपको बता रही हूँ कि हमें एक और चीज़ क्या लगानी है और ये हमें कब लगानी है। तो हमें लेनी है विक्स और ये हमको लगानी है रात को सोते टाइम। जो हमारे नाखून हैं उनकी जड़ों में हमें अच्छे से इसको लगाना है, हल्की हल्की फिंगर से मालिश करनी है नाखून के ऊपर और जरा सी ही हमें विक्स लेनी है, लेकिन विक्स हमें बहुत अच्छे से लगानी है जिससे हमारे कैसा भी फटा नाखून क्यों ना हो वो भी सही हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, आपका कैसा भी फटा नाखून हो वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको सिर्फ सोते टाइम आपके नाखूनों के ऊपर विक्स लगानी है और विक्स लगा के इनको छोड़ देना है और आपको ये सुबह में जाके वॉश करना है। सारी रात आपको पैरों में विक्स लगाए रखनी है, आपके नाखूनों में लगाइए और पीछे एरियो में भी आप इसे लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको लगाकर छोड़ दीजिए जिससे आपके पैरों में ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी और सुबह आप वॉश करिएगा। इसी तरीके से अगर आप वीक में 3 बार यूज करोगे तो आपके पैरों के जो नाखून है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे। कैसी भी फटी एड़ियाँ होंगी वो भी साफ हो जाएंगी और कितने भी गंदे पैर होंगे वो भी एकदम चमकने लगेंगे, शाइनिंग मारने लगेंगे। एक वीक में आपको खुद को आपके पैरों में अलग ही शाइनिंग दिखेगी, आपको खुद को नजर आ जाएगा कि ये कितनी यूजफुल टिप थी। तो आपको इसी तरीके से यूज करना है और इसी तरीके से आपको विक्स और लेमन दोनों लगाने हैं और इसमें आपका कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा और जब भी आप फ्री बैठे हो तब आप इसे लगा सकते हो और रात को आप सोती टाइम भी इसको यूज में ले सकते हो। किसी को रेसिपी में हरी मिर्च डालनी होती है स्वाद के लिए, लेकिन तीखेपन नहीं चाहिए होता है, कम तीखापन चाहिए होता है, तो हमें हरी मिर्च को क्या करना है कि इसके बीज निकालने के लिए हम इसको पहले कट करते हैं और इसका बीज निकालते हैं। तो बहुत आसान तरीका बता रही हूँ जिससे हमारी हरी मिर्च का बीज बहुत आसानी से निकल जाएगा। और सबसे पहले हमें हरी मिर्च लीजिए और उसको अपने हाथ की हथेली पर रख दीजिए और रब कर दीजिए। इस तरीके से आपको रब करनी है, इससे इसका क्या होगा कि जो बीज है वो लूज पड़ जाएंगे और बहुत आसानी से बीज निकल जाएंगे। तो आपको इस तरीके से इसको रब करके बीच में से तोड़ के आप इसके बीज निकाल सकते हो और बीजों को साइड में हटा दीजिएगा। और अब आप हरी मिर्ची को कोई भी सब्जी में यूज ले सकते हो, आप कोई भी रेसिपी में बना सकते हो, उससे आपकी सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो ये थी मेरी फर्स्ट टिप। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलिए फिर देख लेते हैं हम अगली वाली नेक्स्ट टिप्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टिप है किशमिश को लेकर। किशमिश हम मार्केट से ले आते हैं, बहुत सारी रेसिपियों में पड़ती है और हम पूजा के पास भी रखते हैं भोग लगाने के लिए। तो किशमिश बहुत अच्छे से ड्राई हो तो बहुत अच्छी बात है, वो जल्दी से ख़राब नहीं होती है। लेकिन कभी कभी किशमिश सॉफ्ट होती है और ज़्यादा दिन रखने के बाद उनमें छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं और गीली भी हो जाती है। तो किशमिश को ज़्यादा दिन स्टोर करके रखने के लिए हम सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं कि आपको किशमिश को फ्रीज में रख दीजिए, किसी कंटेनर में भर के रख दीजिए, पॉलीथीन में पैक करके आप उसे किशमिश को फ्रीज में रख सकते हो। फ्रीज में रखने से वो सालों साल ख़राब नहीं होगी, बहुत अच्छे से चलेगी। तो फ्रीज में आप इन्हें रख सकते हो। और अगर आपको फ्रीज में नहीं रखनी है फ्रेंड्स और ये खराब भी ना हो तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही यूजफुल आइडिया बता रही हूँ। तो आप क्या करिए कि सबसे पहले आपको लेना है इसमें हल्दी। तो फ्रेंड्स हल्दी लेनी है, जो हल्दी हम खाते हैं वही हल्दी, सिर्फ आपको इसमें 2 चुटकी हल्दी मिला देनी है। तो यहाँ पे मैंने 1 चुटकी भर के ले ली है और अब इनको मैं अच्छे से मिला रही हूँ। इस तरीके से आपको अच्छे से मिक्स कर देना है हल्दी को इसमें। फिर आपको 1 और चुटकी इसमें हल्दी डाल देना है। तो यहाँ पे मैं इसमें 1 और चुटकी हल्दी डाल दे रही हूँ।
और अब इनको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ और ये बहुत अच्छे से ड्राई भी हो जाएगी और इनमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे, ना ये गीली होगी, ये ऐसे ही ड्राई रहेगी। इस तरीके से आपको चुटकी भर के ही हल्दी डालनी है। मैं सिर्फ दिखाने के लिए दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 ही चुटकी हल्दी ली है, ज़्यादा हल्दी नहीं ली है। जितनी आपकी किस्मिस हो उसी हिसाब से आप इसमें हल्दी पाउडर मिक्स करिएगा। तो यहाँ पे अब इस तरीके से ये देखिए पास में दिखा दे रही हूँ, बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो गई है। और अगर रही बात आप इसके टेस्ट की, तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला है। जैसे सिर्फ ये इनको ड्राई बनाए रखेगी और ये ख़राब नहीं होने देगी, ना ही कोई कीड़े वगैरह लगने देगी। सिर्फ हल्दी इसमें यही काम करती है और इसका टेस्ट वगैरह सब अच्छे से रहेगा। और अब इनको आप कोई भी कंटेनर में भरकर रख दीजिए। मैंने यहाँ एक पॉलीथीन में पैक करके फिर एक डिब्बे में अंदर रख दे रही हूँ और ये काफ़ी टाइम तक चलने वाली है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट वाली टिप। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बता रही हूँ आटे को लेकर। तो ये वाली जो मेरी टिप है ये आटे को लेकर है। कई बार क्या होता है कि फ्रेंड्स हम लोग आटा लगाते हैं, रोटी बनाते हैं और फिर आटा बहुत ज़्यादा लग जाता है, बच जाता है। जैसे हमारे बच्चों को स्कूल के टिफ़िन बना रहे हैं तो उसमें से बच गया, फिर या फिर हमें जैसे भी हमें आटा कई बार बच ही जाता है। तो ये इसके ऊपर एक बहुत मोटी लेयर आ जाती है, मतलब पपड़ी छा जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमको लेना है घी, और घी हमें जो बर्तन है उसमें चारों तरफ अच्छे से लगा देना है और फिर उसमें हम आटे को रख देंगे और फिर आटे के ऊपर इस तरीके से हम इस पर घी लगा देंगे। तो घी लगाने से क्या होगा फ्रेंड्स कि जो आटा है उसके ऊपर कोई भी पपड़ी वगैरह नहीं आएगी और ये एकदम सॉफ्ट बना रहेगा। और इसकी रोटी आप 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद कभी भी बनाकर खा सकते हो। और इस तरीके से आप इसे ढक दीजिए, ये सॉफ्ट के सॉफ्ट ही बना रहेगा, ना इसमें कोई स्मेल आने वाली है और ये बहुत ही अच्छे से आप इसका खाना बनाकर खा सकते हो। तो ये थी मेरी आटे को लेकर टिप्स। तो चलिए फिर देख लेते हैं हम अगली नेक्स्ट वाली टिप्स। तो मैंने लिया है पुराना ख़राब नेल कटर। कई बार ये होता है कि जो हमारा नेल कटर है वो ख़राब हो जाता है और हम इसे ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इसको हमें फेंकना नहीं है, इसका मैं बहुत ही अच्छा यूज बता रही हूँ। तो हम सबसे पहले इसका ऊपर का हिस्सा निकाल देंगे, ये वाला, और ये वाला हिस्सा हमें बहुत ही काम आने वाला है और बाकी उसको हम रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको लिया है और साथ में ही इसमें मैं लूँगी फ्रेंड्स, ये तो सबके पास में होता ही है, जो जाड़ा लेने वाला झाड़ू है सबके पास होती है। तो इसकी जो ये एक हमें तार निकाल लेनी है। तो यहाँ मैंने इसको एक तार निकाल ली है। ये सॉफ्ट और थोड़ी टाइट भी होती है और ये अच्छे से घूम भी जाती है। तो हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से घूम जाती है। तो इसको इस तरीके से घुमा के और इस पर सेलो टेप की मदद से हम चिपका देंगे। तो यहाँ पे मैं इसे सेलो टेप से चिपका दे रही हूँ। तो आप भी सेलो टेप से इसे अच्छे से लगा दीजिएगा। यहाँ ये बहुत अच्छे से लगा दी है। तो कुछ इस तरीके से हमें ये बनाकर तैयार कर लेना है। और अब हम यहाँ लेंगे एक सुई। तो जो सुई का नक्खू है फ्रेंड्स वो बहुत महीन होता है और इसके अंदर जाता नहीं है। तो ये जो होती है थोड़ी टाइट सॉफ्ट होती है, तो इसमें बहुत आरामी से चली जाएगी। तो इस तरीके से सुई के नक्खू में हम इसे बहुत आरामी से पेलेंगे। तो अब यहाँ ले रहे हैं हम धागा। तो फ्रेंड्स सुई में धागा डालने से तो हमें बहुत टाइम लगता है, कभी कभी तो काफ़ी घंटों घंटों लग जाते हैं। और ये जो धागा है तो इसमें इस तरीके से आपको डाल लेना है और फिर सुई को आपको खींच लेना है और आपकी सुई में धागा बहुत ही आरामी से आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप सुई में बहुत आरामी से धागा डाल सकते हो और इसको आप काफ़ी टाइम तक यूज कर सकते हो बिना कोई मेहनत के। ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगने वाली है, आपका समय भी बहुत बच जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें सुई में धागा लगा सकते हो बहुत ही आरामी से। कई बार हमसे सुई में धागा जल्दी से नहीं पे पाता है क्योंकि हम काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन हमसे सही से जल्दी से धागा नहीं डाल पाते। तो इससे आप बहुत ही जल्दी सुई में धागा डाल सकते हो बहुत ही इजीली। ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। तो ये वाली वीडियो को ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स कंघी को लेके, तो हमारे पास में ऐसी कंघियाँ रहती है, कई ही तरह की कंघियाँ रहती है। तो और ऐसे जो यूज लिए हुए सॉक्स भी रहते हैं जिनको हम बाद में यूज नहीं लेते हैं, बच्चों के हो या फिर किसी के भी हो। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कोई भी कंघी ले लेंगे और इस कंघी में फिर सॉक्स को ऊपर से पहना देंगे, इस तरीके से पहना के और फिर इसको हल्का सा गीला कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अच्छे से कंघी पर सॉक्स को लगा देते हैं। तो इस तरीके से मैंने कंघी पर सॉक्स को अच्छे से सेट कर दिया। तो अब हम आगे क्या करेंगे वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा फ्रिज होता है फ्रेंड्स, और उसकी जो ये साइड वाली रबड़ होती है वो इतनी गंदी होती है कि कई बार हम हाथों से भी साफ़ नहीं कर पाते और बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो इसको एकदम क्लीन एंड साफ करना है। तो इस तरीके से आप कंघी से सारे जो रबड़ है उसमें से गंदगी को निकाल सकते हो। तो रबड़ के साइड की जो सारी गंदगी है इससे बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगी और बहुत ही जल्दी भी आपकी फ्रिज साफ़ हो जाएगी। तो इस तरीके से साइडों में, बैक साइड, ऊपर नीचे सब जगह से आप इसको अच्छे से साफ़ कर सकते हो।
तो यहाँ पे मैंने फ्रिज का जो ऊपर का प्लास्टिक का रबर है इसे बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इस तरीके से आप भी आपके फ्रिज के इस रबर में जो गंदगी फंस जाती है उसको हम हाथ से तो निकाल नहीं सकते, तो कंघी से बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरीके से फ्रिज को चारों तरफ से साफ़ कर दिया। फिर बची साइड की ये लाइनें जो फ्रिज के अंदर होती है एकदम बहुत गंदी हो जाती है और इनमें हमारी उंगली भी नहीं जाती है और ना ही हम इन्हें कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंघी में मोजा या सॉक्स जो भी आपके पास पुराना या कोई भी कपड़ा आप ले सकते हो और इस तरीके से लपेट के इसको बहुत अच्छे से क्लीन साफ़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने फ्रिज को बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है। तो आप भी आपके फ्रिज को बहुत अच्छे से चमका सकते थे। ये थी मेरी यूज़फुल फर्स्ट टिप। चलिए देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो फ्रेंड्स अगली वाली टिप है तरबूज को लेकर। गर्मियों का मौसम है और हम तरबूज लेके आते हैं और क्या होता है कई बार तरबूज हम जल्दी ले आते हैं और हमें ये भी नहीं पता होता है कि ये तरबूज सही है या केमिकल से भरा है। तो हमें इसे कैसे चेक करें, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा आइडिया बता रही हूँ कि आप बिना केमिकल वाला तरबूज खा सको। तो इस तरीके से आप तरबूज को कट कर लीजिए। चारों तरफ से कट करने के बाद में फिर आप इसको कि कलरफुल हो सकता है, इसमें केमिकल वाला जो कलर आता है वो इसमें इंजेक्शन द्वारा डाल दिया जाता है। तो इसको हम चेक करेंगे एक टिश्यू पेपर से। तो यहाँ पे मैंने लिया है टिश्यू पेपर और इस तरीके से इसके ऊपर लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से टिश्यू पेपर लगाया है तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी कलर नहीं आया है। तो मैं फिर से एक और बार आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से अगर आप टिश्यू पेपर लगा के देखोगे तो ये बहुत ही अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो तरबूज है वो एकदम सही है या फिर केमिकल से भरा हुआ है। तो यहाँ पर टिश्यू पेपर बिल्कुल भी रेड नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये जो तरबूज है ये बहुत ही अच्छा एकदम है, ये इसमें कोई केमिकल मिलावट नहीं है। तो आप भी आपके बच्चों को इसी तरीके से चेक करके तरबूज काट के दीजिएगा। चलिए फिर देख लेते हैं अगले वाले टिप्स। सेलो टेप को लेकर कई बार क्या होता है कि हम इसको लगा देते हैं और हम इसको ढूंढते रह जाते हैं, हमें सेलो टेप का जो निशान है वो कहीं पे मिलता नहीं है और इसे हम बार बार देखते रहते हैं, हमें घंटों लग जाते हैं, हम इसको नहीं ढूंढ पाते हैं। तो ये एक हम इसको झट से ढूंढ ले उसका आपको बहुत ही अच्छा मैं आइडिया बताती हूँ। तो क्या करना है कि सबसे पहले हमें लेनी है एक कैंची। तो यहाँ पर पहले मैं इसको नाइफ से ढूंढ लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से नाइफ लूँगी और उसकी पतली किनार से हल्के हाथों से इसके ऊपर इस तरीके से रब करती हूँ। तो कहीं ना कहीं पे आपको जो टेप का लास्ट का वो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेलो टेप का ये मुझे मिल गया है। तो अब ये हमें जल्दी से मिल जाए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम जब भी कोई हमें काम पड़े और हम इसे या तो फिर आप इसको इस तरीके से अंगूठे की सहायता से साइड में कर दीजिए। अगर आप इस तरीके से नहीं करते हो इसको तो फिर मैं आपको एक और आइडिया बता देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से हम थोड़ी सी टेप को निकाल लेंगे और टेप निकालने के बाद में फिर हम इसमें एक अच्छे से पूरी टेप निकाल लिया है और निकालने के बाद में इस तरीके से जो हमारा रील्स का धागा होता है वो हम इसमें बीच में दे देंगे और इस तरीके से देने के बाद में फिर हम इसको हटा देंगे और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम टेप को भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और फिर वापस इसमें लगा सकते हैं। तो इससे हमें क्या रहेगा कि हमें याद भी रहेगा और हम सेलो टेप निकालने में दिक्कत भी नहीं। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि हम यहाँ पे लिया है मैंने 1 लीटर पानी और उसमें 2 स्पून मैंने चाय पत्ती कर दी है, 2 से 3। और अब इसमें मैं क्या करूँगी वो आगे आप भी देख लीजिए। जब तक इसको गर्म होने दूँगी तब तक यहाँ पे हमने लिया है प्याज। तो प्याज का क्या है कि फ्रेंड्स हमने ले लिया है छिलका। तो यहाँ पे इस तरीके का जो छिलके हैं या फिर प्याज है, आपके पास अगर छिलके बच जाते हैं तो उनको इस तरीके से आप वेस्टेज में ना करें, इसमें डाल दें। और अब इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रख देंगे और इसे बॉईल होने के लिए रख देते हैं ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। तो यहाँ पे ये 5 से 6 मिनट हो जाए
तब इसको अच्छे से बॉईल होने दें और गैस इसकी हाई फ्लेम पे रहने दें ताकि बहुत अच्छे से बॉईल हो जाए। और फिर साथ ही 1 चम्मच इसमें हम कॉफ़ी पाउडर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने नेस्ले वाली कॉफ़ी ली है, तो इसका 1 स्पून भर के मैं इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो 5 मिनट बाद फिर हमने लिए हैं यहाँ पे मेहंदी। तो फ्रेंड्स इसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया और ठंडा होने के बाद फिर इसको हम छान लेंगे। तो क्या करना है कि इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ मैं, और जब मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसको छान लेंगे। और इसके जो ये पानी है तो इस पानी को हम क्या यूज़ में लेने वाले वो आपको मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जो ये पानी है इससे हम मेहंदी को भिगोएंगे और मेहंदी को भिगोने के बाद में जब आप सिर में मेहंदी लगाते हो आपके सिर में जो बाल है सफ़ेद है वो सफ़ेद नहीं रहेंगे और आपके बालों में एक अलग ही शाइनिंग आएगी और आपके बाल जो टूटते हैं वो भी नहीं टूटेंगे और जो रूखापन है रूसी है वो भी दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप मेहंदी को अच्छे से भिगो लें और भिगो कर इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दें और तब इसको आप सिर में लगाएं। आप सादा मेहंदी लीजिएगा, कोई भी केमिकल वाली मेहंदी ना ले, पेड़ वाली जो मेहंदी होती है वो वाली मेहंदी लीजिएगा। और ये जो चाय की पत्ती बची है इसको भी हम आपको बहुत अच्छा यूज़ बताएंगे कि इसको हमें किस में यूज़ लेना है। तो इस तरीके से मैं मेहंदी को भिगो कर रख देती हूँ और मैं तो हमेशा यही मेहंदी लगाती हूँ हाथों वाली। और ये जो पानी बचा है इसको आप एक स्प्रे बोतल में भर लीजिए कोई भी कंटेनर में और फिर अपने बालों में स्प्रे करिए, जिससे आपके बाल कैसे भी टूटते होंगे वो बाल एकदम रुक जाएंगे टूटने से और ये बहुत ही अच्छा आपके सिर में काम करेगा। तो इसी तरीके से आप जब भी मेहंदी लगाओ तो इस तरीके से लगाइएगा सिर में, तो आपकी जो सफ़ेद बाल है वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और बहुत अच्छे से काम आएगा। तो ये जो चाय की पत्ती है और ये जो प्याज है इसको आप क्या करिए कि आपके जो पेड़ पौधे हैं घर में उन डालियों में डाल दीजिए, उससे आपके पेड़ पौधे बहुत अच्छे हरे ताज़ा भरे रहेंगे। दूध की भगोनी को लेकर हम लोग दूध की भगोनी में अक्सर दूध औटाते हैं तो नीचे इस तरीके से दूध जमने लगता है, साइडों में जमने लगता है। तो ये ना जमे इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी टिप्स बता रही हूँ। सबसे पहले हमारे इसको किस तरीके से हमें यूज़ लेना चाहिए अगर ये जम जाता है बच जाता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक नाइफ़ लिया है और नाइफ़ की सहायता से पहले मैं सारी जो मलाई है और जो नीचे जमा हुआ दूध है उसको छुड़ा लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने सारे दूध की मलाई और जमा हुआ दूध को निकाल लिया है। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो आप भी इसके लिए क्या करिए कि सबसे पहले इसको निकाल लीजिए और फिर उसके बाद में आपको एक स्पून की सहायता से पूरी मलाई को निकाल लेना है। और फिर इसमें आपको डाल देना है आटा। तो ये जो हम आटे की जिसकी हम रोटी बनाते हैं वही वाला सादा आटा लिया है और मैंने 1 कटोरी उसमें आटा डाल दिया और अब इसे अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे। तो आटे को इसमें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद में हम इस आटे को रोटी बनाने में काम ले लेंगे। और जब इसको रोटी बनाने में काम लेंगे तो इसकी रोटी इतनी स्वादिष्ट और सॉफ्ट बनेंगी कि आपका बार बार ऐसे ही बनाने का मन करेगा। लेकिन अगर हमारी भगोनी में दूध ना जमे तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरीके से आप दूध की जो मलाई है उसको बिल्कुल ख़राब ना होने दें। आपकी भगोनी भी एकदम क्लीन हो गई, इसको धोने में भी आपका साबुन बहुत कम लगेगा। चलिए फिर बता देती हूँ आगे दूध किस तरीके से हमें रखना चाहिए। हमें सबसे पहले भगोनी लेनी चाहिए और इसको हमें पानी से धुल लेनी चाहिए और उसके बाद में फिर इसमें हमें पानी कर देना चाहिए। और इस तरीके से चारों तरफ जब पानी फैला लिया है तो उसके बाद में फिर हमें इसमें पानी फेंक दिया और फिर दोबारा पानी किया है और पानी करने के बाद में फिर मैंने इसमें दूध को छान दिया है। हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें भगोनी में पानी करना है और उसके बाद में फिर दूध डालना है। पानी हमें ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा ही पानी करना है, जिससे क्या होगा कि भगोनी
गीली हो जाएगी और भगोनी में पानी होने की वजह से डायरेक्ट जो दूध जाता है वो जमेगा नहीं। अब आप इसको गरम करिए, खूब औटाइए, आपका दूध बिल्कुल भी नहीं जमेगा, बिल्कुल भी नहीं जमेगा। आप बहुत आरामी से धीमी आंच पे दूध को रख दीजिए। तो ये थी मेरी दूध को लेकर टिप्स। आई होप आपको पसंद आई हो। ये मैं लेके आई हूँ कैंची से लेकर। कई बार हमारी कैंची रगड़ों के कारण ख़राब हो जाती है और ये सही से काम नहीं करती है, तो हम बाहर लेके जा नहीं पाते हैं कोई कारण बस हम सही कराने के लिए। तो घर पे ही हम इसकी धार को पैनी कैसे करें, तो उसके लिए हमें सबसे पहले लेना है जूना। आप कोई भी जूना ले लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आप नया ही जूना ले। स्टील वाला जूना है, इसको आप इसमें इस तरीके से चलाना है, काटना नहीं है, बस इस तरीके से ख़राब जूना हो उसको लीजिए और उसमें बार बार कुछ थोड़ी देर के लिए इस तरीके से आप कैंची को चलाइए। इससे क्या होगा कि आपकी जो कैंची की धार है वो तेज़ हो जाएगी और जब भी आप इससे कागज़ या अखबार वगैरह कुछ भी कटिंग करोगे तो ये बहुत ही आसानी से कट करने लगेगी। तो इस तरीके से हमने कैंची को बार बार इसमें चलाया है और उसी के कारण हमारी जो कैंची की धार है और भी तेज़ होने लगेगी। तो आप भी एक बार इसको ट्राई करिएगा और देखिएगा कि आपकी कैंची इस तरीके से काम करती है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने कैंची की धार को इसी तरीके से तेज़ किया है। मैं हमेशा इसी तरीके से यूज़ में लेती हूँ, जब भी मेरी कैंची ख़राब होती है तो इस तरीके से मैं यूज़ में लेती हूँ। तो चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। यहाँ पे मैंने लिया है चॉपर। चॉपर के जो ढक्कन है उनकी रस्सियाँ हैं अक्सर ख़राब होने लगती है, अटकने लगती है। हम बार बार ट्राई करते हैं, सही से खिंच नहीं पाती है और ये बीच बीच में अटकने लगती है, क्योंकि जब भी हम चॉपर को धुलते हैं तो उसी के कारण ये रस्सी इसमें धीरे धीरे गीली होती है, फिर टाइट होने लगती है और ये धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। तो ये ख़राब ना हो उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा आइडिया बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लेनी है वैसलीन, और जो ये चॉपर की वैसलीन है थोड़ी सी लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। अगर आपको आपके हिसाब से ले सकते हो तो इस तरीके से इसको धीरे धीरे खींचिएगा। और मेरा कुछ ज़्यादा ही अटकता था चॉपर, तो फिर मैंने वैसलीन लगाई। तो वैसलीन इस तरीके से आपको इसकी डोर पे हल्का हल्का इसको धीरे धीरे अंदर जाने देना है और वैसलीन लगाते रहना है। तो इस तरीके से आप इस पे वैसलीन लगाते जाइए और चॉपर की रस्सी को अंदर जाने दीजिए, जिससे कि अब इस पे इसको कुछ देर के लिए यूं ही छोड़ दीजिएगा। दोनों बार इस तरीके से इस पे अच्छे से रस्सी पे वैसलीन लगा दीजिए। तो यहाँ पे मैंने इस पे रस्सी पे वैसलीन लगा दी है और कुछ देर के लिए इसको छोड़ दिया है और फिर 2 से 3 मिनट बाद में मैंने इसकी रस्सी को फिर से खींचा है। तो इसकी रस्सी को खींचने से अब ये अच्छे से काम करने लगेगी। तो ये देखिए वैसलीन लगाने के बाद में फिर आपका चॉपर बिल्कुल भी नहीं अटकेगा। इस तरीके से आप चॉपर पर वैसलीन लगाइए, जिससे कि आपकी चॉपर की रस्सी बिल्कुल ना फंसने वाली है और ना ही ख़राब होगा और आपका चॉपर काफ़ी टाइम तक अच्छे से काम आएगा और बहुत अच्छे से चलेगा। ये जल्दी से ख़राब नहीं होगा, बार बार आपको चॉपर लाना नहीं पड़ेगा। तो ये थी चॉपर को लेकर। तो आपको मेरी टिप पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। कई बार हम क्या होता है, हमें सफ़र में जाना होता है और हम दूध ढेर सारा हमारे घर में बच जाता है। तो इसको सेफ रखने के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा आइडिया बता रही हूँ। सबसे पहले आप दूध को गर्म करिए, गर्म करके इस तरीके से ठंडा कर लीजिए और ठंडा जब आपका दूध हो जाए तो आपको क्या करना है कि इसमें आपको 1 चुटकी भर इसमें डालना है खाने वाला सोडा, यानी कि मीठा सोडा। 1 चुटकी आप इसमें मीठा सोडा डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और आप इसको फ्रीज में लगा दीजिए। ये आपके 1 वीक तक ख़राब नहीं होगा। आप 3 से 4 दिन में अगर कहीं से वापस आओगे तो आपको आपका दूध एकदम ताज़ा फ्रेश यूं ही मिलने वाला है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये टिप मैंने अपनाई है तो आपको मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो और कोई कारणवश दूध बच जाता है तो उसको आप पहले गर्म करिए, फिर ठंडा करके उसमें 1 चुटकी बेकिंग पाउडर डाल दीजिए और ये फिर इसको रख दीजिए। तो ये थी मेरी
यहाँ पे सॉक्स को लेके मैं कोई भी सॉक्स ले लीजिए आप पुराना, जैसे आपके पास, मेरे पास बहुत पुराना सॉक्स था तो मैंने ये वाला सॉक्स यूज़ में लिया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है पुराना वाला सॉक्स जो बिल्कुल भी काम में नहीं लेती हूँ मैं, इसको फेंकने ही वाली, तो मैंने सोचा ज़रा इसका यूज़ ही ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सॉक्स लिया है और फिर ले लेती हूँ मैं फूल झाड़ू। तो हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फिर फूल झाड़ू लिया है और फूल झाड़ू को मैं सॉक्स से पहना देती हूँ। तो इस तरीके से फूल झाड़ू के ऊपर से हम सॉक्स को पहना देंगे। तो यहाँ पे मैंने सॉक्स के ऊपर अच्छे से फूल झाड़ू को पहना दिया है। अब फूल झाड़ू के ऊपर सॉक्स पहनाने के बाद में फिर मैं इस पर रस्सी बांध देती हूँ। आप कोई भी रबड़ लगा दीजिए या रस्सी बांध दीजिए, जैसे आपको ठीक लगे उस तरीके से आप इसको एक जगह अच्छे से फिट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने रस्सी बांध दी है। तो रस्सी बांधने से क्या होगा कि सॉक्स इधर उधर जाएगा नहीं और ना ही निकलेगा। तो आप भी इसी तरीके से कोई भी रस्सी या रबर बैंड इसके ऊपर फिक्स कर दीजिए और हल्का सा गीला कर फिर इसको आपके जो बेड है, अलमारी है और सोफ़ा है, उनके नीचे से आप सारी जो गंदगी मिट्टी रह जाती, क्योंकि फूल हम झाड़ू लगाते हैं लेकिन झाड़ू से मिट्टी नहीं आती है, तो इससे हल्का गीला करने से क्या है कि सारी मिट्टी को अपने से सोख के ले आएगा और जितनी भी गंदगी होगी सब इसके साथ में आ जाएगी। तो आप भी इसी तरीके से आपके घर में सोफ़ा, बेड, फर्नीचर जिनके भी नीचे यहाँ अलमारी है, शोकेट है, सबके नीचे से बहुत अच्छे से साफ कर ले आएगा। जैसे अलमारी हो गई जिनके नीचे हमारे हाथ नहीं पहुँच पाते, हमें उठने बैठने में दिक्कत होती है बार बार, तो आप इससे खड़े खड़े ही बहुत अच्छे से साफ कर सकते हो और सारा कचरा अच्छे से चने को लेकर, जो कि हर किसी के घर में होते हैं, हर किसी की किचन में होते हैं। ये चने लंबे टाइम तक अपने घर में किचन में रखे रहते हैं तो इनमें घुन लग जाता है, कीड़े लगते हैं तो ये खराब होने लगता है। उसको बचाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, ये तेल है, आप कोई भी तेल ले सकते हो। मैंने यहाँ पर सरसों का ऑयल लिया है और इसे अब अपनी हथेलियों पर लेकर अच्छे से मिक्स करना है और फिर चनों के ऊपर अच्छे से लगा देना है और इस तरीके से सारे चनों के ऊपर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे बस हमारा काम हो गया है। इसको अच्छे से हमें ऑयल को चनों पर मिला देना है। इससे क्या होगा कि जो घुन कीले वगैरह हैं वो नहीं लगेंगे। तो अब इसे हमें कोई कंटेनर में भर कर रख देना है। आपके चने महीनों 2 महीनों तक, साल भर तक खराब नहीं होंगे और इसे आप अच्छे से भी यूज़ में ले सकते हो और इसमें कोई महक वगैरह भी नहीं आएगी, खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो हरी मिर्च का यूज़ तो हम सभी की किचन में बहुत ज़्यादा होता है और हम लोग हरी मिर्च भी बहुत ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। किसी किसी की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है और वो लोग कितने भी जतन से हरी मिर्च को कट करें लेकिन उनके हाथों में लगी ही जाती है और उनके उंगलियों के बीच में जलन होने लगती है। फिर हाथों में हरी मिर्च लगती है तो काफ़ी सारी जलन भी होती है। इसी के लिए मैं बहुत अच्छी टिप्स लेके आई हूँ। जब भी आपको हरी मिर्च कट करनी होती है तो इस तरीके से हरी मिर्च के ऊपर आप फ्रॉग लगा दीजिए और फ्रॉग लगाने के बाद में इस तरीके से आप हरी मिर्च को कट करिए। तो इस तरीके से आप कट करेंगे तो आपकी हाथों में मिर्च नहीं लगेंगी और बहुत ही आसानी से आप हरी मिर्च को भी कट कर सकते हो। कांटे वाली चम्मच हर किसी के घर में होती है तो आप इससे बहुत ही अच्छे से कट कर सकते हो। आप ढेर सारी मिर्च मिनटों में कट करके रख सकते हो। तो इस तरीके से आप मिर्च को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप इसी तरीके से मिर्च कट करिए जिससे आपके हाथों में भी जलन नहीं होगी और आपको मिर्च काटना भी आसान हो जाएगा। तो ये थी मेरी हरी मिर्च को लेकर टिप्स। चलिए फिर देख लेते हैं हम अगली वाली नेक्स्ट टिप्स।
तो मैं लेके आई हूँ चने को लेकर। चने कई बार क्या होता है कि हमारे घर में चने बहुत सारे होते हैं और कई बार हम 4-4, 5-5 किलो चने एक साथ ले आते हैं और रख देते हैं और वो फिर हमें घुन या कीड़े लगने का डर रहता है। तो उनसे बचाने के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा आइडिया बता रही हूँ फ्रेंड्स। क्या करना है कि सबसे पहले जब भी हम चने लाते हैं उनको सबसे पहले धूप दिखा दीजिए। धूप दिखाने के बाद में फिर इनको रख दीजिए साइड में और एक कॉटन कपड़ा लीजिए। आप कोई भी कॉटन कपड़ा ले लीजिए और फिर उसमें आप कसूरी मेथी डाल दीजिए। ये वाली कसूरी मेथी हर किसी के घर में होती है, हर किसी के पास होती है। और 4 से 5 किलो अगर आपके पास चने हैं तो इसमें इतनी सारी आपको कसूरी मेथी लेनी है और इस तरीके से फोल्ड करके इसकी एक पोटली बना लेनी है। और पोटली बनाने के बाद में आपको चनों के बीच में रख देना है। चाहो तो आप कोई कंटेनर में भी भर के रख सकते हो और अगर आप इसी तरीके से पैक करके रखना चाहते हो तो इस तरीके से भी आप पैक करके इनको रख सकते हो। इसमें क्या होता है कि बोरी में या टाट में रखने से इसमें हवा भी लगती रहती है जिससे हमारे चने जल्दी से ख़राब भी नहीं होते हैं। और जब ये कसूरी मेथी की पोटली बनाकर आप रख देंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे क्योंकि कसूरी मेथी की महक उसमें कीड़े नहीं लगने देंगे। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप तवे को लेकर। कई बार क्या होता है कि हमारी किचन में हम जो पराठे वगैरह बनाते हैं तो उसकी वजह से हमारा तवा बहुत जल्दी गंदा होता है और इसे जल्दी साफ़ हम कर नहीं पाते हैं। तो इसको साफ़ करने के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी टिप्स बता रही हूँ। हमें क्या करना है, सबसे पहले लेनी है एक इनो। इनो हर किसी के घर में होती है, हर किसी के पास में होता है और इनो इस तरीके से आप इसमें डाल सकते हो। अगर आपको इनो नहीं डालनी है तो आप इसे भी स्किप कर सकते हो। आपको सबसे मेन चीज़ है इसमें लेना, जो मैं आपको आगे चल के टिप में बता रही हूँ। इसमें आपको सादा सा पानी भी डाल सकते हो। अगर सादा पानी नहीं डालना है तो 1 चम्मच वाइट विनेगर भी आप इसमें डाल सकते हो। अगर ये भी आप नहीं डालना चाह रहे हो तो आपको क्या करना है कि हम जो साबुन लेते हैं बर्तन धोने वाला, सिर्फ वही ले लीजिए और उसमें सबसे मेन है रैक मार्क। ये रैक मार्क हर किसी के पास होता है और इससे आपको सिर्फ इसको रफ करना है, सिर्फ रफ करना है और रफ करते हुए इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। 2 से 3 मिनट में आपका तवा ऐसे चमक जाएगा एकदम क्लीन, बहुत अच्छे से। आपका बार बार मन करेगा कि हम इस तरीके से हमारे तवे को धोए। बिना कोई पैसे खर्च किए हुए आप घर पे ही आपके तवे को एकदम क्लीन साफ चमका सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने 2 से 3 मिनट के लिए तवा को रगड़ा है। सिर्फ आपको, अगर आपको ज़्यादा जल्दी करना है, ज़्यादा घिसना नहीं है तो आप इनो ले सकते हो, नहीं तो आप सादा साबुन से भी इसको साफ़ कर सकते हो। सबसे मेन है इसमें रैक मार्क से ये बहुत अच्छे से तवा साफ़ हो जाता है, सारी जंग वगैरह अच्छे से साफ़ कर देता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से तवे को घिसकर साफ़ कर लिया। आप देख सकते हो 2 से 3 मिनट में मेरा तवा एकदम क्लीन चमक गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही तवा अच्छे से साफ़ हो गया। तो ये थी तवे को लेकर बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही काम आने वाली टिप्स। आप देख सकते हो तवा आधी साइड में तवा कितना साफ़ हो गया है। तो इसी तरीके से आप भी आपके घर के तवे को बहुत अच्छे से क्लीन साफ़ कर सकते हो। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो कई बार क्या होता है कि हम आटा लगाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो जब भी हम रोटी बनाते हैं तो हमारा जो लोई है वो बेलन में चिपकने लगती है। तो बेलन में ये ना चिपके और बेलन में आटा ना लगे, उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा आइडिया बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप बेलन को लीजिए और बेलन को पहले थोड़ा सा हल्का सा गैस पर गरम कर लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं बेलन को ऊपर लेकर हल्का हल्का इसको गरम कर लेती हूँ। जो बेलन में नमी रहती है पानी की वो सब ड्राई हो जाएगी और उसके बाद में आप इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद आपका बेलन बहुत अच्छे से काम आने लगेगा। तो इस तरीके से आप भी आपके बेलन से फिर रोटी बनाइए। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ नेल पेंट्स। कई बार क्या होता है कि हम नेल पेंट्स के ढक्कन लगा के छोड़ देते हैं और वो धीरे धीरे इतना टाइट हो जाता है कि वो खुल नहीं पाता और खोलते हैं तो चटक जाते हैं, टूट जाते हैं।
तो ये बहुत आरामी से खुल जाए बिना टूटे बिना चटके, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा आइडिया बता रही हूँ। सबसे पहले जब हमारी नेल पेंट का ढक्कन खुल जाए तो ये जो साइड में इनमें जो नेल पेंट लगी है उसको छुड़ाए और उसके बाद में फिर उस पर आप वैसलीन लगा दीजिए। तो उसके चारों तरफ आप इस तरीके से वैसलीन लगा देंगी तो उससे क्या होगा कि जब भी आपके जो ढक्कन को आप इस तरीके से लगाओगे तो इसकी जो ये साइड की रिंग्स हैं वो बहुत अच्छे से काम करने लगेंगी और बार बार इस तरीके से खोलने या बंद करने खोलने पर ये नहीं टूटेंगे ना चटकेंगे। तो आप जब भी नेल पेंट्स लेके आएँ तो उनके सारे साइडों में इस तरीके से वैसलीन लगा दीजिए, जिससे आपकी नेल पेंट्स खोलने में बहुत आसानी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थी मेरी नेल पेंट्स को लेकर टिप्स। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो कई बार क्या होता है, जैसे बारिश आती है, मौसम बदलते होते हैं, तो उसी तरीके से हमारे हाथों की स्किन जाने लगती है और जब हाथों की स्किन जाती है तो उससे हमें बड़ी उलझन होती है, कई दिनों तक हाथों में स्किन रहती है। तो आपको कोई भी उलझन नहीं होगी, मैं बता रही हूँ, इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो जब भी आपके घर में कोई नींबू यूज में लिया हुआ छलका रहता है नींबू का, तो उसको अपने फिंगरों की साइडों में, हाथों में, जहाँ जहाँ आपकी स्किन जा रही है वहाँ पर इसको आप रब करिए। इसको रब करने से क्या होगा कि जो हमारी स्किन है वो एकदम क्लीन हो जाएगी और फिर दोबारा नहीं आएगी। तो इसको आप 10 मिनट के लिए अपने हाथों पे रब करिए। इसी तरीके से आप रब करते रहिए और फिर इसको छोड़ दीजिए। 2 से 5 मिनट रब करना है पर 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। और फिर उसके बाद में आप जब हाथों पे से सूख जाए तो इसको हाथों को वॉश कर लीजिए 10 मिनट बाद में। फिर वॉश करने के बाद में आपको अब क्या करना है, नेक्स्ट वाली इसमें आपको लगानी है विक्स। जी फ्रेंड्स, आपको विक्स लगानी है। देखिए नींबू से ही मेरे हाथों में बिल्कुल स्किन जो निकली हुई थी वो हट गई है और ऊपर से आप विक्स लगा लीजिए। तो इससे क्या होगा कि बिल्कुल भी आपके हाथों की स्किन है वो वापस नहीं निकलेगी। तो इस तरीके से मैंने अपनी फिंगरों पे, अपने साइडों में स्किन पे लगा ली है विक्स। विक्स लगाने के बाद में फिर आप आराम से अपने हाथों को छोड़ दीजिए बिल्कुल भी, और ये बहुत अच्छे से काम करता है, आपके हाथों को बहुत सुंदर भी बनाएगा। तो इसी तरीके से आप के हाथों की जब भी स्किन जाए तो आप विक्स और नींबू का यूज करिए, बिल्कुल भी आपके हाथों में नहीं रहेगी। एक से दूसरे दिन तो आपके हाथों में आपको दिखेगी भी नहीं। बहुत ही अच्छा काम करता है, ये मैंने खुद ने यूज लिया है, उसके बाद में आप लोगों के लिए मैंने ये टिप्स बनाकर डाली है, क्योंकि मेरे अक्सर हाथों की स्किन के ऊपर खाल होती है वो जाती रहती है। तो उसके लिए मैंने ट्राई किया तो मेरे बहुत अच्छे से काम किया, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए टिप बनाई। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो प्याज हम कई बार मार्केट से लेके आते हैं और हम वहाँ से लाने के बाद भी हमारे प्याज ख़राब निकल आते हैं। तो सही प्याज कैसे लाने उनको आज आपको मैं बता रही हूँ, किस तरीके से हमें मार्केट में प्याज चेक करके लाने चाहिए। क्योंकि हम मार्केट से प्याज ले आते हैं और घर पे आके देखते हैं तो अंदर से प्याज ख़राब निकलता है और ऊपर से देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो प्याज को किस तरीके से हम सही तरीके से चेक करके लाएं उसका मैं आपको बहुत ही अच्छा आइडिया बता रही हूँ। सबसे पहले हमें जब प्याज लेना है तो प्याज को इस तरीके से साइड में दबा के देखना है और फिर ऊपर मेन इसकी जो ऊपर से है इसको दबा के देखिए। एक बार इसको इस तरीके से प्रेस करिएगा जिससे पता चल जाएगा, अगर दब जाता है तो आपका प्याज ख़राब है और अगर ये टाइट है और ये नहीं दब रहा है तो आपका प्याज एकदम से सही है। तो इसी तरीके से आप मार्केट से जब भी प्याज लेके आओ तो पहले इस तरीके से आप चेक कर लीजिए कि हमारा प्याज सही है या ये ख़राब है। तो आप परख करके लेके आओगे तो उससे आपका नुकसान भी नहीं होगा और आप प्याज सही सेफ्टी से घर पे ले भी आओगे, जिससे आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपका समय भी बचेगा। तो ये थी मेरी कभी क्लॉथ क्लिप का यूज उंगलियों पे किया है, अगर नहीं किया है तो आज करके ये देखिए। ये चिमटे सिर्फ कपड़ों के ही लिए नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हो इन्हें मैं फिंगर पर लगा रही हूँ। कैसे लगाया है, क्यों लगाया है और लगाने से क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। तो देखिए हमारे आयुर्वेद में और विज्ञान में दोनों में ये कहा गया है
कि ये जो हमारी उंगलियां होती हैं इनका एक प्रेशर पॉइंट्स होता है, और अगर आप इन्हें ठीक तरीके से प्रेशर देते हैं या फिर ठीक तरीके से आप इन पे दबाव बनाते हो तो आपके शरीर की कई समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें क्लॉथ क्लिप लेनी है, और इन क्लॉथ क्लिप को हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें हमारी फिंगर्स की, तो इन क्लिप्स को 10-10 सेकंड के लिए हमें हमारी फिंगर पर लगानी है। तो इस तरीके से हम इनको लगाएंगे 10 सेकंड के लिए, फिर हटा देंगे 10 सेकंड बाद में। तो इसी तरीके से आप सारी आपकी फिंगर्स के ऊपर ये क्लिप्स लगा ले और 10 सेकंड के लिए इन्हें लगे रहने दें, फिर इन्हें हटा दें 10 सेकंड बाद में। अगर आप ज़्यादा देर रखेंगे तो उससे आपके हाथों पर ज़्यादा प्रेशर बना रहेगा। इस ट्रिक को जब करें आप फ्री बैठे हो तब। ये हमारी हाथ की थंब फिंगर होती है, ये हमारे लंग्स को स्वस्थ रखती है। अगर अस्थमा से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है उसे भी ये जड़ से ख़त्म करती है। और अगर आपके पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है तो उसके लिए मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, हर महिलाएं नेल पेंट तो ज़रूर लगाती हैं, तो आप नेल पेंट लगाते टाइम भी इस ट्रिक का यूज में ले सकती हो। कि हम जब भी सब महिलाएं नेल पेंट लगाती है तो हमसे नेल पेंट सही से लग नहीं पाती है, होता है कि पूरी फिंगर पे भी फैल जाती है, तो तब भी आप इस क्लॉथ क्लिप का यूज़ कर सकते हैं फिंगर पर लगाकर। तो इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपकी नेल पेंट भी बहुत अच्छे से बढ़िया से लग जाएगी, और दूसरा आपकी फिंगर पर बढ़िया इसका तनाव बना रहेगा, प्रेशर से फिंगर दबी रहेगी। इससे आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बहुत सारे हल हो जाएंगे, और जिसके लिए हम काफ़ी सारा पैसा भी खर्च करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से फिंगर पे बहुत ही आसानी से नेल पेंट भी लगा रही हूँ, और साथ में फिंगर भी जो चिमटी है उससे दब रही है। तो इस तरीके से आप क्लॉथ क्लिप का भी यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है। जब भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरीके से भी क्लिप को लगा सकती हो, जिससे आपके स्वास्थ्य को आप एकदम ठीक रख सकती हो। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो अगला यूज़फुल है मेरा साबुन से जुड़ा हुआ है। इस तरीके के साबुन आपके भी घर में आते होंगे, पैकेटिंग की पैकेट आप लेके आते होंगे। तो हम क्या करते हैं, इन्हें ऐसे ही उठा के वॉशरूम में रख देते हैं, और क्या होता है कि हमें इसे यूज़ करना होता है तो हम ऐसे ही इसे खोलने जाते हैं, और इसे खोलने में हम पूरी ताकत लगाते हैं या जल्दबाजी में इसे खींचने की कोशिश करते हैं, और इनके ऊपर जो टैप लगी होती है ना, ये निकल जाती है, और साबुन के ऊपर जो कवर है वो बाहर निकल के आ जाता है। और क्या होता है कि ये ख़राब होने लगते हैं और बड़े बड़े यूज़ भी नहीं हो पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये वाला धागा लेना है। अगर आपको टाइम पे सेफ्टी पिन नहीं मिले तो आप आराम से ये वाले धागे को यूज में ले सकते हो, और ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो मैं आपके सामने ही इनको यूज करके दिखा रही हूँ, कट करके दिखा रही हूँ एक एक को। तो इस तरीके से आप इन्हें कट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सी मुझे ट्रिक्स लगी हैं। बाई चांस नहाते नहाते साबुन ख़त्म हो जाती है और हमें निकालना होता है तो हम इसे जल्दी से नहीं निकाल पाते हैं। तो ये मुझे बहुत ही आसान टिप लगी थी, तो मैंने सोचा इसे एक बार आप लोगों के साथ शेयर करूं। और हमें ये जब यूज़ में लेना होता है, खोलना होता है, तो बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो इस तरीके से आप इन्हें कट कर कर वहीं पर रख सकते हो। इधर उधर कुछ ढूंढते हैं तब इनको हम काटते हैं, तो इससे पहले हम धागे की मदद से इस तरीके से कट करके हम इन्हें रख देंगे। तो आपको इस तरीके से साबुन पहले से ही कट मिलेंगे, तो आप इन्हें कभी भी कैसे भी यूज़ में ले सकते हो। तो आप कपड़े धोने वाले साबुन को भी इसी तरीके से कट कर करके रख सकते हो, और उन्हें अपने वॉशरूम में भी लगा सकते हो, जिससे आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको टिप पसंद आई होगी। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो ये टिप है मेरी नाइफ़ और कैंची को लेकर, क्योंकि हमारे घर में कई बार क्या होता है कि नाइफ़ हमारे धीरे धीरे उनमें रगड़ लगने के कारण से काम करना बंद कर देते हैं। तो घर पे ही इनको कुछ टाइम के लिए हम अच्छी सी धार दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमें लोहे की चलनी ले लेनी है, या फिर आपके पास में अगर कद्दूकस वाला वो है कद्दूकस, तो उसको भी आप यूज़ में ले सकते हो। तो इस तरीके से इससे भी आप इन्हें हल्का हल्का रगड़िए, जिससे क्या होगा कि आपकी जो नाइफ़ है उसकी एक साइड से ही एक तरफ ही आपको रगड़ना है, और आपकी नाइफ़ की धार थोड़ी तेज़ इससे हो जाएगी। तो मैंने इस तरीके से इनको हल्का हल्का रगड़ा है, जिससे ये नाइफ़ है इनकी धार थोड़ी तेज़ हो गई है। और इन्हें सिर्फ एक ही तरफ से रगड़ना है, ये नहीं कि आप दोनों तरफ से इनको रगड़ने लगो। तो इस तरीके से इनको रफ़ करिए, जिससे आपकी नाइफ़ हल्की पूरे तरीके से तो नहीं होते हैं, लेकिन आप जब तक आपके पास में इनको आप धार डलवाने के लिए नहीं ले जा रहे हो, तो इस तरीके से भी आप घर पे खुद ही इनको यूज़ में ले सकते हो। आप चलनी ले लीजिए या फिर वो ले लीजिए, इनसे आपके नाइफ़ की धार थोड़ी तेज़ हो जाएगी। और इसी तरीके से मैंने सारे नाइफ्स को यूज़ में लिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे नाइफ्स वाली टिप्स पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से मैं सारे नाइफ्स को रब कर लेती हूँ। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स।
तो नेक्स्ट टिप है मेरी झाड़ू को लेकर। तो कई बार क्या होता है कि हमारी ये झाड़ू है, फुल झाड़ू होती है, जो हम इनसे झाड़ू लगाते रहते हैं और ये साइडों से यहाँ से टूटने लगती है। और यहाँ से जब हम झाड़ू लगाते हैं तो इसकी जो साइड की इस तरह की सीकें हैं वो निकल आती है और बड़ी ख़राब आवाज़ होती है और उनसे सही से झाड़ू नहीं लग पाती है। तो हमारी झाड़ू एकदम अच्छे से लगे उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी आइडिया बता रही हूँ, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इसे मैंने अपनाई है, मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे इस तरह की पॉलीथीन लेनी है आपको, शॉप से कोई भी पॉलीथीन ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो पॉलीथीन है उसको इस तरीके से रखा है और जो पैक वाली है उसको बाहर रखा है और जिसका मुँह खुला है वो मैंने अंदर की तरफ दी है। और इस तरीके से मैं यहाँ पे पॉलीथीन को लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पॉलीथीन को इस तरीके से लगा दिया। और अब आप चाहो तो प्रेस से भी कर सकते हो। अगर प्रेस से नहीं करना है आपको तो गैस जलाइए और गैस से इस तरह से थोड़ा ऊंचा रखिएगा और एक कॉटन कपड़ा लीजिए और हल्की हल्की आंच लगाइए और दबाते जाइए जिससे आपकी पॉलीथीन अच्छे से चिपक जाएगी। तो यहाँ धीमी आंच की और फिर मैंने बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसके झाड़ू की पॉलीथीन को चिपका दिया है। आप चाहो गैस पे नहीं करना है तो आप इसे प्रेस से भी बहुत आसानी से कर सकते हो। एक कॉटन कपड़ा रखिए और उस पर प्रेस रखिए, ये गर्म होकर बहुत अच्छे से चिपक जाएगी। और ये देखिए आपका झाड़ू एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन गया, एकदम नए जैसा, और ये बहुत ही अच्छे से काम करने लगेगा और इनकी सीकें भी नहीं जल्दी से निकलेंगी और आप झाड़ू लगाओगे तो ये सारा कचरा लेकर बहुत अच्छे से साफ करेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आई हो। चलिए देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। ये टिप्स है पोछा लगाने को लेकर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पुराने वाले कोई भी सॉक्स ले लीजिए जिनको आप यूज़ में नहीं लेते हो और उन्हें क्या करना है कि आप इन्हें अच्छे से धो लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो आप पोछा लगाते हो आपसे उठा बैठा नहीं जाता है। आपकी जो रोज़ की लाइफ में आपको बैठ उठ के पोछा लगाना होता है, घुटनों से धोखा नहीं जाता, कमर से उठा बैठा नहीं जाता, उसके लिए बहुत ही आसान मैं टिप लेके आई हूँ। ये इतनी आसान टिप है जिसको आप एक बार अपनाओगे तो रोज़ आप इसी तरीके से घर में पोछा लगाओगे। तो यहाँ पे मैंने सॉक्स को अच्छे से धुल लिया है और अब मैं इनको क्या करूँगी कि सबसे पहले सारे सॉक्स, दोनों सॉक्सों को लेकर मैं वाइपर के ऊपर इस तरीके से लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वाइपर के ऊपर जो सॉक्स है उसको अच्छे से पहना दिया है। तो यहाँ से मैं इस तरीके से इसको बहुत ही बढ़िया पहना देती हूँ। मैं तो रोज़ इससे पोछा लगाती हूँ और ये बहुत जल्दी पोछा भी लग जाता है और बहुत अच्छे से साफ भी करता है। तो यहाँ पे मैं दूसरी तरफ से दूसरा भी पोछा वाइपर के ऊपर लगा दिया है। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से सेट कर लीजिए, ये इधर उधर निकलेगा भी नहीं और ये बहुत अच्छे से साफ भी हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको पोछा लगा के दिखाती हूँ। आप बेड के नीचे से बहुत अच्छे से पोछा लगा सकते हो। आपके जो बेड है, सोफ़ा है, अलमारी है, उनके नीचे आपको बार बार उठना नौड़ा नहीं होना पड़ेगा, दुखना नहीं पड़ेगा। और आप देख सकते हो ये कितने अच्छे से फर्श को साफ़ कर रहा है, एकदम क्लीन साफ़ करके आपको बहुत ही अच्छे से साफ़ करके बताएगा। बहुत ही अच्छा काम करता है। मुझे तो ये बहुत ही इजी लगा था, इससे पोछा लगाना भी बहुत आसान लगा। खड़े खड़े आप इससे पोछा लगा सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जब ये गंदा हो जाए तो आप इसे ये नहीं कि तुरंत उतारिए, इसको आप सरका सकते हो। इस तरीके से आप इनको एक साइड से सरकाते जाइए और फिर दूसरी तरफ से आप इनका इससे पोछा लगाते जाइए। आपके घर की जितनी भी गंदगी होगी उसको ये बहुत ही अच्छे से साफ़ कर देगा और एकदम क्लीन आपके पोछे से घर को चमका देगा। तो इस तरीके से आप ये नहीं कि आप यहाँ ज़मीन में ही पोछा लगाए, इससे आप आपके सॉकेट्स या एसी वगैरह को भी आप बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हो। जैसे अलमारी के ऊपर गंदगी जमी हुई है उसको भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं मेरी सॉकेट्स है उसके ऊपर हाथ नहीं पहुँच पाता है, इतनी ऊपर है, तो उस पर मैं आपको पोछा लगा के दिखा रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से सारी गंदगी को साफ़ कर देता है। बहुत ही आसानी से पूरी मिट्टी धूल सबको ये निकाल देता है, एकदम क्लीन। यहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँचता, वहाँ पे मैं इससे ही सफाई कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आप भी आपके अलमारी, एसी या फ्रीजर, जहाँ पे भी आपके हाथ नहीं पहुँचता हो वहाँ पे आप पोंछे से साफ कर सकते हो। तो ये वाला आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ पे मैं आपको अब निकाल के दिखा देती हूँ कि देखो किस तरीके से गंदगी को साफ कर देता है। तो यहाँ पे मैंने घर में पोछा लगाया था, जहाँ पे पोछा लगाया आप देख सकते हो। आप खड़े खड़े पूरे घर में इससे बहुत आसानी से पोछा लगा सकते हो, बिना धुके बिना मुड़े, बहुत ही ईजी इससे पोछा लग जाएगा। तो
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। कई बार क्या होता है कि बच्चे इस तरीके से हाथों में पेन चला लेते हैं और फिर हाथों में बहुत गंदा लगने लगता है और ये कई दिन तक जाते नहीं हैं। और सबसे मेन ये होता है कि इंक में केमिकल होता है और इन्हीं हाथों से फिर बच्चा खाना वगैरह भी खाते हैं। तो इसको तुरंत किस तरीके से निकाला जाए, इसको निकालने का मैं बहुत ही अच्छा आइडिया लेके आई हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल आप कोई भी ले सकते हो। यहाँ मैंने कोकोनट ऑयल लिया है और इसकी कुछ बूंदें मैं इसके हाथ में डालूंगी। तो इस तरीके से मैंने पूरे हाथ में 2-4 बूंदें डाल दी हैं। और अब डालने के बाद में एक कॉटन का कपड़ा लेना है। तो यहाँ कॉटन ले लिया है मैंने और कॉटन लेने के बाद 2 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से रब करना है। आप देखेंगे कि 2 मिनट में ये पूरा जो इंक है हाथ में से बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपके सामने देखते देखते आप इस इंक को देखिए कितना निकल चुका है। अभी थोड़ी देर और रब करना है और ये बहुत अच्छे से एकदम क्लीन साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए 2 मिनट में पूरी इंक हाथ से निकल गई है। और इसके बाद अगर आप इसे साबुन से धोओगे तो फिर एकदम क्लीन भी ये हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कोकोनट ऑयल से आपके हाथ में लगी हुई इंक को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तो आपके बच्चे जब भी हाथ में इंक लगा ले तो इस तरीके से आप इसे साफ कर लीजिए। जिस तरह सिलेंडर आता है और गैस सिलेंडर वाला कई बार क्या होता है कि हमारे गेट पर ही सिलेंडर को छोड़ जाता है, अंदर हम नहीं आने की इजाज़त देते हैं। तो हम गेट पे से सिलेंडर को भरे सिलेंडर को किस तरीके से लेके आए, तो उसके लिए हमने लिए यहाँ पे पॉलीथीन। हाँ फ्रेंड्स, तो सॉफ्ट वाली पॉलीथीन हमें काम में नहीं आ सकती क्योंकि उससे सिलेंडर नहीं खिंच पाएगा। इस तरह की हमें टाइट जो चाय की पत्ती वाली पॉलीथीन होती है वो हमें लेनी होगी और उसको इस तरीके से हम सिलेंडर के नीचे लगा देंगे। ये हमारा गैस का भरा हुआ सिलेंडर है और उसको इस तरीके से हम चाहो तो आप तिरछा करके खींच सकते हो या फिर आप सीधे सीधे भी इस तरीके से इसको खींच सकते हो बिना कोई आवाज़ के। और ना ही कहीं पे कोई दाग करने वाला है कि भाई आपकी टाइल्स में निशान हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। और बहुत ही आसानी से आप आगे पीछे देखो एक हाथ से ही सिलेंडर को आगे पीछे खींच सकते हो। तो इस तरीके से आप सिलेंडर को घर के अंदर ला सकती हो बिना कोई दिक्कत के, बहुत ही आसानी से। तो आप भी इस टिप को अपनाकर आपका समय बचा सकती हो। तो फिर आगे क्या करना है कि जब हम सिलेंडर को लेके आते हैं तो सिलेंडर को पता नहीं किन किन लोगों ने किस तरीके से छुआ होगा, कोई थूक देता है, कोई क्या कर देता है। तो उसके लिए हमें सिलेंडर को सबसे पहले क्या करना होता है कि सिलेंडर को लेके आएंगे। ये देखिए सिलेंडर कितना गंदा आता है। तो सिलेंडर को हमें किचन में इतने गंदे सिलेंडर को हमें नहीं लगाना चाहिए। और सबसे पहले जब सिलेंडर घर से बाहर से आ रहा हो तो उस पर पहले पानी डालिए और पानी डाल के आप कोई भी शैम्पू ले लीजिए, नॉर्मल जो भी आपके पास हो, और शैम्पू लेकर उसके ऊपर डाल दीजिए और इस तरीके से डालकर 2 मिनट इसको छोड़ दीजिए। और फिर एक पॉलीथीन लीजिए और पॉलीथीन से इस तरीके से आप सिलेंडर को रगड़िए। यकीन मानिए आप इस टिप को देखकर दोबारा ज़रूर हर बार आप इसी तरीके से सिलेंडर को साफ करके लगाएंगे और आपको भी ये टिप्स बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। क्योंकि जब भी हम सिलेंडर लाते हैं तो वो इतना गंदा होता है कि उसे हमें किचन में भी लगाना होता है। तो इसीलिए हमें सिलेंडर को जब भी लेके आए तो हम उसको धुल के तभी सिलेंडर को लगाएं। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से सिलेंडर को धुला है और आप खुद देख सकते हो कि ये कितना गंदा सिलेंडर था। तो इसी तरीके से मैं तो जब भी सिलेंडर लेती हूँ तो उसके बाद में फिर उसको धुलती हूँ और तब किचन में लगाती हूँ। तो सिलेंडर को हम किस तरीके से किचन में लगाएंगे वो भी मैं आपको आगे बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिलेंडर को धुल लिया है, बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। आप देख सकते हो पहले कितना गंदा था और अब सिलेंडर कितना गंदा हो। अब हम इस पे से इसको हटाएंगे। अगर आप नाखून सही है तो नाखून से इस पॉलीथीन को कट कर सकते हो, नहीं तो थोड़ी सी चाकू की कट कर लीजिए और उस तरीके से आप सिलेंडर को हटा सकते हैं। और अब यहाँ पे ये जो इस तरीके से इसकी डोर लगी रहती है तो उसको धीरे धीरे निकालिए, तो ये यहाँ से निकल आएगी। और उसके बाद में फिर आपको क्या करना है कि अगर आपके नाखून सही है तो नाखून से इस तरीके से दबा के आप खोल सकती हो इसको। और अगर आप जो ये तार पिन है इसको जरा सी खींचनी होती है और फिर ऊपर को आपको ढक्कन खोलना होता है। तो मैं आपको फिर से लगा के और खोल के बता देती हूँ कि इसको हमें किस तरीके से लगाना है। जो ये पिन है इसको ही खींचना है फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, इस पिन को हमें खींचना होता है और इसे खींच कर हम इसको ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। जैसे ये पिन खींचती है तो हमारा ढक्कन अपने आप ऊपर खुल आता है। काफ़ी बार क्या होता है हम जोर लगाते हैं, जोर लगा कर खींचते हैं और वो खुद खिंचती है नहीं और टूट जाती है रस्सी। तो रस्सी ना टूटे बहुत ही आसानी से आप ढक्कन को इस तरीके से दबाइए, प्रेस करिए और बस इतना खींचकर और ऊपर की तरफ ढक्कन को खोल लीजिए। तो ये देखिए मैं एक ही हाथ से बहुत ही आसानी से आपको ढक्कन खोल के दिखा रही हूँ। तो इसी तरीके से आप भी ढक्कन को बहुत ही आसानी से इस तरीके से खींच सकते हो और खींच कर निकाल सकते हो।
आपका जो ढक्कन है बहुत ही आसानी से खुल जाएगा। तो इसी तरीके से अब हमें लगाना है रेगुलेटर। तो रेगुलेटर लगाने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले नली को इस तरीके से निकाल लेना है साइड से होके, और फिर जो हमारा रेगुलेटर है उसका नीचे की तरफ हमें रखना है। ये हमेशा ऊपर रहता है तो इसको हमें नीचे करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको ऊपर किया है। आप एक बार ज़रूर चेक कर ले, इस तरीके से ऊपर नीचे करके इस तरीके से हमें रेगुलेटर को दबाना है और फिर इसके ऊपर लगा देना है। तो इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड, फिर नीचे की तरफ जो हमारे रेगुलेटर के नीचे की तरफ लाइनें हैं उसको दबा देनी है। और अब देखिए मैंने दोनों हाथों से आपको उठाकर दिखा दिया। इस तरीके से फिर चालू करना हो तो ऊपर कर लीजिए, फिर बंद करना है तो नीचे कर दीजिए। जब भी आपको गैस पे से खोलना हो तो रेगुलेटर को नीचे की तरफ इसको रखना है और उसके बाद ही आप रेगुलेटर को खोलें। अगर आपने गलती से ऊपर की तरफ करके रेगुलेटर लगाया या खोला है तो आपको खतरा हो सकता है। इसलिए जब भी आप गैस सिलेंडर में रेगुलेटर लगाओ तो हमेशा इसको नीचे की तरफ रखकर ही गैस सिलेंडर में लगाएं। कभी भी गैस सिलेंडर में रेगुलेटर लगाना हो तो हमेशा नीचे की तरफ ही रखना है, ऊपर की साइड बिल्कुल नहीं करना है। और इसको अच्छे से दबाकर फिर चेक करिए और फिर आप रेगुलेटर को लगाइए। तो ये थी मेरी गैस सिलेंडर को लेकर टिप। अब देख लेते हैं गैस को चूल्हे को लेकर। जिस तरीके से हम गैस चूल्हे को साफ़ करते हैं और हमारा जो गैस चूल्हा है हम साफ़ कर जाते हैं और फिर वो कपड़े से जो पानी के इस तरीके के दाने से रह जाते हैं, जिससे हमारा चूल्हा साफ़ चमकता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसे एकदम क्लीन चमका के कैसे रख सकते हैं उसके लिए मैं बहुत ही अच्छा आइडिया बता रही हूँ आपको। 2 से 3 दिन तक आपका चूल्हा एकदम क्लीन साफ़ सुथरा दिखेगा। तो यहाँ पर हमें लेना है इस तरीके से कुछ कोकोनट ऑयल की बूंदें। इस तरीके से हमने यहाँ पे कोकोनट की कुछ बूंदें ही गैस सिलेंडर के ऊपर डाली है। और ये बूंदें डालने से आप देखना आपका जो चूल्हा है क्या शाइनिंग मारने वाला है, बहुत ही साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है टिश्यू पेपर, और जो आपके चूल्हे के ऊपर गंदगी रह गई है उसको एकदम क्लीन कर देगा और बहुत ही अच्छा एकदम साफ़ सुथरा आपका गैस का जो चूल्हा है बहुत चमकने वाला है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं इस तरीके से टिश्यू पेपर से आपके सामने ही सिर्फ कुछ बूंदें मैंने गैस सिलेंडर के गैस के ऊपर डाली है और उसके बाद में टिश्यू पेपर से आपको रगड़ के दिखा रही हूँ। देखो जितनी भी गंदगी है उसको भी बहुत अच्छे से साफ़ कर लेता है। हम पोंछा लगाते हैं फिर भी कपड़े से गंदगी रह जाती है, लेकिन यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर से इसको साफ़ किया है। जो भी गैस सिलेंडर के ऊपर जो भी गैस सिलेंडर के ऊपर की गंदगी थी सब टिश्यू पेपर ने एकदम क्लीन साफ़ कर दी है। तो आप भी इसी तरीके से जब भी आपका जो गैस का चूल्हा है उसके ऊपर आप ये वाली टिप ज़रूर अपना के देखें और इसमें बिल्कुल भी मिट्टी धूल नहीं जमेगी। आप 4-5 दिन तक आराम से आपके गैस के चूल्हे को चमका के एकदम साफ़ सुथरा रख सकते हो। रोज़ रोज़ चमका नहीं पाते हैं तो हम वीक में एक बार इस तरीके से साफ़ करेंगे तो आपका चूल्हा एकदम क्लीन चमकेगा। तो इस तरीके से आप भी एक बार इस टिप को अपना कर देखिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी टिप बहुत पसंद आई होगी। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट टिप है कोलगेट को लेकर। कई बार क्या होता है कि कोलगेट हमारा उसमें काफ़ी सारा रहता है, लेकिन हम सोचते हैं कि इसमें से कैसे निकालें। और कोलगेट को निकालने का मैं आपको बहुत ही अच्छा आइडिया बता रही हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या करना है कि हमें फोक वाला कांटे वाला चम्मच लेना है और इस तरीके से इसमें फंसा देना है। और यकीन मानिए कि इस तरीके से फंसाने से आपका जितना भी कोलगेट होगा सब निकल कर बाहर की तरफ आ जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत होती है, बस खींचने में बहुत टाइट खींचता है, लेकिन ये बहुत ही आरामी से इसमें से जितना भी कोलगेट होता है बहुत ही आरामी से निकल आता है। तो जिस तरीके से मैंने इसको किया है सेम प्रोसेस आप भी इसी तरीके से करिए और जो आपके कोलगेट है उसकी जितनी भी कोलगेट होगी वो निकल कर आगे की तरफ आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने फोक से इसको खींचते हुए इसमें से जितनी भी कोलगेट थी यकीनन मानो 4 से 5 दिन के लिए यूज में आई थी, इतनी सारी कोलगेट इसमें बची रह गई थी। तो आप भी इसी तरीके से, कई बार क्या होता है कि हमारे पास हम कोलगेट ख़त्म हो जाती है और हमारे पास होती नहीं है और इसमें से हमें निकालनी होती है, तो हम कैसे निकालें, उसी के लिए मैंने ये ट्रिक अपनाई है। तो ये देखिए आप भी देख सकते हो पीछे की साइड से कोलगेट एकदम बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया और कितने सारा आगे की साइड में इकट्ठा हो गया है। तो अब इसको हम पीछे ना सरके उसके लिए बहुत ही अच्छा आइडिया बता रही हूँ। साथ में ही इस तरीके से आप इसको दुकेड़ते जाइए और दुकेड़ने के बाद में फिर आप यहाँ पे ये जो चिमटी होती है ये लगा दीजिए और ये पीछे बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जब भी आपको कोलगेट निकालना होगा बहुत ही आसानी से कोलगेट निकल आएगा, ये वापस बैक नहीं होगा। तो ये थी कोलगेट को लेकर आज की यूजफुल टिप्स। तो फ्रेंड्स अब बताइए आपको इनमें से पहले से कौन सी टिप
पता थी, कौन सी टिप्स को आप पहले से जानती थी। तो आपको मेरी टिप्स कैसी लगी? अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मेरी टिप्स को किस जगह, किस शहर से देख रही हो, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूंगी मैं आपको अगली टिप में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।